बजट जितना कहने और सुनने या पढ़ने लिखने में जितना आसान शब्द होता है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है वो समझने में, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है वो समझाने में। आज उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2024-25 का मनी बिल यहाँ पर विधानसभा में टेबल्ड किया है। मैं इस समय विधानसभा में हूँ और इसका काफ़ी इंतजार हो रहा था। चुनाव से पहले का बजट है। इसमें देखना ये है कि कितनी लोक लुभावन चीज़ें हैं, लेकिन जो एक अमाउंट आया है 89,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एक मनी बिल आज टेबल्ड हुआ है, जो इस पर कल से चर्चा होगी। क्या है इस बजट में? मैं पहले आपको विभागवार समझाता हूँ, किस विभाग को कितना कितने करोड़ का बजट मिला है। तो जैसे हेल्थ सेक्टर है, उसको 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा दिया गया, चूँकि हेल्थ सर्विसेज को पहाड़ में ठीक से फॉलो करना, लागू करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और चूँकि यहाँ पर इलाज के अभाव में बहुत सारी मौतें भी हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, दुर्घटना हो रही हैं, उनको रोकने के लिए इस पर बजट को तकरीबन 700 से 800 करोड़ बढ़ाया गया है। दूसरा आता है शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, 11,244 करोड़, चूँकि यूथ से जुड़ा है, मतलब यूथ और एजुकेशन पूरा, तो इसमें तकनीकी शिक्षा भी है। तो इसमें जो है इतना बड़ा बजट 11,244 करोड़, ये भी कम नहीं होता। इससे अगर इसको सही से खर्च किया जाएगा तो आप ये समझिए कि इसका आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा। कृषि के लिए 1,000 करोड़ से ऊपर का बजट रखा गया है, पर्यटन के लिए तकरीबन 400 करोड़ है, ऊर्जा के लिए तकरीबन 1,400 करोड़ है, परिवहन विभाग के लिए 506 करोड़ है, ग्राम्य विकास के लिए लगभग 3,000 करोड़ है, पुलिस और कारागार विभाग के लिए 2,796 करोड़ है, वन विभाग के लिए तकरीबन 1,100 करोड़ हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 3,100 करोड़ हैं, सिंचाई के लिए 2,127 करोड़ हैं, शहरी विकास और पेयजल के लिए 2,500 करोड़ से ज़्यादा है, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए 2,756 करोड़ हैं, औद्योगिक विकास के लिए 578 करोड़ हैं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिए 1,000 करोड़ हैं और पशुपालन के लिए 791 करोड़ है और सहकारिता विभाग के लिए तकरीबन 250 करोड़ हैं। अब मैं इसको आपको ग्राफिक के जरिए समझाता हूँ और इसमें सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगा कि हमारी जो उत्तराखंड की जो एक प्रति व्यक्ति आय होती है, उसने किस तरह से वृद्धि दर्ज की है। तो ये एक आप इस ग्राफिक्स पर देखिए और तब आप इसको समझिए कि किस तरह से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। तो जैसे अगर आप देखते हैं कि 2022-23 में प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम 2,30,994 रुपये थी और जबकि भारत सरकार की जो एक ऑन एन एवरेज पूरे देश की निकलती है वो 1,72,276 रुपये थी। यानी हम मतलब आप ये समझिए कि 2,30,000 ये उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय थी और इस बार ये बढ़कर इसमें 12% की बढ़ोतरी हुई है और 2,60,201 रुपया प्रति व्यक्ति इनकम उत्तराखंड राज्य में हो गई है। और वहीं 7% वृद्धि हुई है केंद्र की प्रति व्यक्ति आय में और 12% वृद्धि हुई है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में। अब इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर, ये भी दर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो 2022-23 में 7.63 था, अब 7.58 है, तो ये बढ़ गई है। सकल घरेलू उत्पाद आप इस ग्राफिक के जरिए देख सकते हैं। 2022-23 में 3,03,000 करोड़ था और 23-24 में 3,45,000 करोड़ हुआ। तो ये ग्राफिक्स आपको समझने में आसानी होगी। जो स्क्रीन पर चल रहा है इस ग्राफिक्स को देखिए और फिर उसके बाद इसको देखिए और इसका अध्ययन कीजिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। बजट में नई पहल क्या है? तो नई पहल में सरकार ने इकोलॉजी के साथ-साथ इकोनॉमी को भी शामिल किया है। तो ये ग्राफिक्स जो इस समय स्क्रीन पर है, इसको आप देख सकते हैं, किस तरह से इकोलॉजी के साथ-साथ इकोनॉमी को भी इसमें प्रायोरिटी दी गई है। और प्रायोरिटी में आप देख सकते हैं कि जैसे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जैसे पर्यावरणोन्मुखी नीतियों को निर्धारण करना है, स्थिति स्थापक पर्यावरण का सुनिश्चितकरण करना है, स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं, इसके लिए कैंपा है, जलवायु परिवर्तन है और इसके अलावा जो है रिजुविलेशन प्राधिकरण है, सार्वजनिक वनों के सृजन के लिए है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई है। बजट, अब फिर बजट पर हम आते हैं। बजट एक दृष्टि में क्या है? तो ये हमें थोड़ा-सा देखना भी चाहिए। प्रमुख आर्थिक बिंदु पर भी हमारी नज़र जानी चाहिए। अब इस ग्राफिक में आप देखिए कि प्रमुख आर्थिक बिंदु क्या हैं? जैसे राजस्व, जैसे ये राजस्व व्यय है, तो राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत परिव्यय है। तो यानी एक एक प्लान है, एक नॉन प्लान है, अगर एक हमारी रिसिप्ट है, पूंजीगत व्यय है जो हमें खर्च करना है।
राजस्व वो है जो हमें प्राप्त हो रहा है। और इसके अलावा पूंजीगत प्रवाह, एक आउटले की हम जब बात करते हैं, कुल प्राप्तियां हमारी कितनी हैं, हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना हम खर्च कर रहे हैं, कितनी हमारी राजस्व मतलब कितना हमें रेवेन्यू मिल रहा है और कितना हम खर्च कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। निधि का प्रवाह, इस ग्राफिक में देखिए कि रुपया कहाँ से आता है। तो इसमें आपको समझने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो सकती है, लेकिन रुपया कहाँ से आता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस ग्राफिक्स में बताया गया है कि रुपया कहाँ से आता है। स्वयं का कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, केंद्रीय करों में राज्यांश, केंद्रीय जो एक स्कीम्स होती हैं उनका सहायता का अनुदान, लोक लेखा शुद्ध और ऋणों व अग्रिम की वसूली और लोक ऋण, तो यहाँ से पैसा राज्य सरकार को मिलता है। अब ये है, इसके नीचे वाले आप उसमें देख सकते हैं कि पैसा जाता कहाँ है। पैसा जाता वेतन भत्ती मजदूरी आदि अधिष्ठान पर और निवेश पर, और इसके अलावा अनुदान पर, ब्याज पर, अपनी किस्तें उतारने पर, और बहुत ही जितनी अन्य मदें भी इसमें शामिल है। तो ये हुई ये बात। अब चूंकि एक और चीज़ आई है एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन में, मतलब प्रमुख आर्थिक बिंदु हमारे क्या है। प्रमुख आर्थिक बिंदुओं पर भी गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि बजट तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक प्रमुख आर्थिक बिंदु का आप अध्ययन नहीं करेंगे। तो 2024-25 के प्रमुख आर्थिक बिंदु यानी एफआरबीएम 4737 करोड़ राजस्व अधिव्यय है। तो इसमें राजकोषीय घाटा 2.39 है प्रतिशत है। तो ऋण और ये सब चीज़ें मिलाकर, जैसे अब आगे देखेंगे अगले उस पर जब आप आएंगे तो समावेशी विकास के लिए बजट की नई योजनाएं क्या हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो ये ग्राफिक्स के जरिए समझाया गया है, यानी मेगा प्रोजेक्ट क्या है, और जमरानी बांध है, सोंग परियोजना है, लखवाड़ परियोजनाएं हैं, यूटिलिटी मॉल है, प्रशासकीय व अनावासीय निर्माण है, भवनों का रूफ टॉप सोलर, और ये राजस्व अभिलेखों का पूर्णतः डिजिटलाइजेशन करना, ये सब चीज़ें ये बताती हैं। अब इसमें चूंकि ये फिर अगला एक मैं बताऊंगा कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने किस किस तरह की योजनाएं इसमें शामिल की है। तो देखिए युवा कल्याण है, खेल कूद है, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, वो तमाम चीज़ों में महत्वपूर्ण योजनाएं स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्तियाँ, और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना, तो इसमें करोड़ों रुपए सरकार ने रखा है। जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का भी इंतजाम किया गया, खेल महाकुंभ जैसे आयोजनों पर भी पैसा लगेगा, और प्रदेश में जो होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल हैं उसके लिए 250 करोड़ रुपए अलग से रख दिए गए हैं। तो ये बजट का आपने दिखा। अन्नदाता के लिए भी यहाँ पर रखा गया। अन्नदाता का ग्राफिक्स के जरिए देखिए फिर कितना है। कृषि विभाग की ग्रांट है, उद्यान विभाग की ग्रांट है, पशुपालन की है, यानी कृषि विभाग में 1045 करोड़, और उद्यान में 578, और 791 करोड़ पशुपालन विभाग में। ये आप देख रहे होंगे महत्वपूर्ण योजनाएं क्या हैं, ये स्क्रीन पर हैं, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद आता है स्वास्थ्य और शिक्षा। ये रहा आपके स्क्रीन पर, और इसको समझिए। और इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कुल प्रावधान मतलब कितना होना चाहिए, यानी 15,376 करोड़ तो कुल है ये। और इसमें स्वास्थ्य शिक्षा पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग स्कीम्स पर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, अटल आयुष्मान योजना है, वह साहित्यिक उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम है, राष्ट्रीय आयुष मिशन है। तो ऐसी तमाम योजनाओं पर यहाँ भी गया है। इसी तरह से शहरी विकास में आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह की योजनाओं के लिए कितना कितना पैसा है। तकरीबन 2,500 करोड़ से भी ज़्यादा का इसमें नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण है, नगरीय पेयजल है, अवस्थापना है, पेयजल विभाग है, और ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी विकास परियोजना है। चूंकि यहाँ वित्त मंत्री जी ने अब एक प्रिविलेज लेते हुए अपनी विधानसभा को एकीकृत योजना से जोड़ दिया है। ग्रीन फील्ड और ग्रीन फील्ड सिटी, इसको भी इसमें शामिल किया गया। ग्राम्य विकास का भी इसी तरह से पूरे बजट का प्रोविजन किया गया है। ग्राम्य विकास में क्या करने वाले ये देखिए स्क्रीन पर। और जैसे इसमें तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, वाइब्रेंट विलेज है, पंचायत भवनों का निर्माण है, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना है, मुख्यमंत्री प्लान रोकथाम योजना है। तो ये इस तरह की योजनाएं हैं। अब जो प्रमुख बिंदु हैं, देखिए प्रमुख विभागों के आवंटन में कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं, ये एक बहुत ही बेहतर ग्राफिक्स है। माध्यमिक शिक्षा, ऊर्जा, पुलिस विभाग, लोक निर्माण, ये आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए। और ये कुल मिलाकर के ये बजट एक पूरी तरह से तैयार हुआ। लेकिन असली बात क्या है कि इस बजट को आने के बाद और डॉक्यूमेंट यहाँ पास होने के बाद, जब 1 अप्रैल से लागू होकर विभागों में सब जगह चला जाएगा, तो उसके बाद खर्च का अनुसरण किस तरह का रहता है, इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम इस बजट को खर्च करने के लिए होता है कि नहीं होता है। अन्यथा
अगर वो उसमें कहीं ढील पाई जाती है और विभाग खर्च नहीं कर पाते, तो फिर इस 89,000 करोड़ के बजट का कोई बहुत ज़्यादा फायदा पब्लिक को नहीं मिलने वाला है। अब बजट के बाद केवल और केवल एक बात पर ध्यान देना चाहिए, बहुत ही मतलब एक प्रभावी और सतत अनुश्रवण हर चीज़ की बहुत इफेक्टिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नमस्कार।